बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरुअल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और रहम करने वाला है। सब तरीक़े अल्लाह के लिए जो तमाम जहानों को पालने वाला है, और तमाम सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर जो मौसम इंसानियत और वजह कायनात है। जी स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 6 स्टार्ट करने जा रहे हैं 9th क्लास का, जिसका नाम है वर्क एंड एनर्जी। वर्क एंड एनर्जी हमारा आज का टॉपिक भी होगा। वर्क और क्या होता है, एनर्जी क्या होती है, इनमें फ़र्क क्या होता है, उसके बारे में हमारी डिस्कशन होगी और हम जानने की कोशिश करेंगे कि वर्क क्या होता है और एनर्जी क्या होती है और इनकी टाइप्स क्या है। इसको हमने एज अ शॉर्ट क्वेश्चन कैसे डील करना होगा पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको भी हम जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए हम डिस्कस करते हैं वर्क एनर्जी। उससे पहले मैं आपको एक बात याद कराना चाहता हूँ कि जब हमने 9th क्लास के अंदर फिजिक्स का पहला चैप्टर पढ़ा था, उसमें हमने एक डेफिनेशन पढ़ी थी फिजिक्स की। फिजिक्स की डेफिनेशन क्या थी? इन फिजिक्स वी स्टडी मैटर, एनर्जी एंड देयर इंटरेक्शन। तो मैटर, एनर्जी एंड देयर इंटरेक्शन में सबसे पहले आज हम उस डेफिनेशन के मुताबिक एनर्जी के बारे में डिस्कस करेंगे। बेसिकली ये चैप्टर सारा का सारा एनर्जी के बारे में है, वर्क एंड एनर्जी और एनर्जी के बारे में है। और जो 7th चैप्टर है वो मैटर के बारे में है और चैप्टर 8 इन दोनों के इंट्रोडक्शन के बारे में है। तो चैप्टर हम अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन एनर्जी के बारे में डिस्कस करेंगे। बेसिकली जो फिजिक्स की डेफिनेशन फुलफिल करती है, अप्लाई होती है, वो यहाँ से स्टार्ट होती है। तो वर्क एंड एनर्जी। वर्क क्या होता है? जब मैं किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाता हूँ और फोर्स की सिमत में वो ऑब्जेक्ट कुछ न कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर करता है, तो मैं कहता हूँ कि उस वक्त ये वर्क डन हुआ है, कुछ उसने काम किया है। जिस तरह हम अपनी ज़बान में काम का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, वर्क का एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पर जो फिजिक्स के अंदर वर्क की डेफिनेशन की गई है वो क्या है कि जब वर्क इज डन व्हेन अ फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी। वर्क उस वक्त होगा जब कोई बॉडी पर फोर्स लगे, पहली शर्त। दूसरी शर्त ये बता रहा है अ बॉडी डिस्प्लेस इट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, और वो कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट भी उस फोर्स की डायरेक्शन में कवर करे, तो उसको हम क्या कहेंगे? वर्क। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बनाने की कोशिश की है। अगर आप गौर करें तो यहाँ पर बॉडी है जिस पर एक फोर्स F लग रही है, और जब फोर्स में F लगाई है तो उसने कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर किया है S, तो जिसको हमने कहा कि ये बॉडी अब वर्क डन कर रही है। तो फार्मूला जो वेरी इंपॉर्टेंट है, जो आगे न्यूमेरिकल्स के अंदर इस्तेमाल होता है, तो फार्मूला वर्क को W से डिनोट किया जाता है, W = Fs। तो यहाँ से वर्क की एक और डेफिनेशन बन सकती है, द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वर्क डन। आप अगर लिखना चाहें द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वर्क डन, यहाँ लिख सकते हैं द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वर्क डन। तो यहाँ पे हम ये भी बता सकते हैं, ये इसकी एक और आसान डेफिनेशन बन सकती है, और ये चीज़ एक्सक्यूज में पूछी जा सकती है द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड। आगे 4 ऑप्शन होंगे जिसमें से एक वर्क भी होगा, तो आप बता सकते हैं। उसके बाद हम चलते हैं इसकी यूनिट की तरफ। अब यूनिट, इसका जो ऐसा यूनिट है वो जूल है, और यहाँ पे अगर आप गौर से देखें तो इसका यूनिट यहाँ से भी निकाला जा सकता है। फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है, और फोर्स का यूनिट न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट होता है मीटर। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जूल इज इक्वल टू न्यूटन मीटर। जूल इज इक्वल टू न्यूटन मीटर। ये भी आपने एक्सक्यूज के लिहाज से बात याद रखनी है। इसका हर किस्म के वर्क का जो यूनिट होगा वो आपके पास जूल होगा। उसके बाद ये कौन सी क्वांटिटी है? ये एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर वो क्वांटिटी होती है जिसको डिस्क्राइब करने के लिए हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड की मिकदार की जरूरत होती है, वैल्यू की जरूरत होती है, उसकी डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती। तो ये स्केलर क्वांटिटी, कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। तो ये चीज़ आपने इस तरह आपने मैनेज करनी है। जब आप शॉर्ट क्वेश्चन लिखते हैं तो सबसे पहले डेफिनेशन, फिर उसका फार्मूला,
फिर उसका यूनिट, फिर क्वांटिटी बताएं, और उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एक अलग से शॉर्ट क्वेश्चन आता है, राइट द डिपेंडेंस ऑफ वर्क। तो डिपेंड किस पे करता है, ऑन विच फैक्टर वर्क डन इज डिपेंड। ये वो तीन फैक्टर हैं जिन पर वर्क डन डिपेंड करता है, फोर्स, डिस्प्लेसमेंट एंड एंगल। ये तीन चीजें हैं जिन पर डिपेंड करता है। अब एंगल, चले फोर्स हमें समझ आ रही, फोर्स लगेगी तो डिस्प्लेसमेंट होगा, वर्क डन होगा, कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा तो फिर वर्क डन होगा। लेकिन एंगल की समझ नहीं आ रही कि एंगल पे कैसे डिपेंड करेगा। तो फिजिक्स में एंगल पे कैसे डिपेंड करेगा, फिजिक्स ये कहती है कि जब आप किसी बॉडी पर फोर्स लगाएं और फोर्स के साथ आप डिस्प्लेसमेंट भी कवर करें, और अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान 90 डिग्री एंगल बने तो आपको वर्क डन नहीं होगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लाने की कोशिश करता हूँ, ये फोर्स लग रही है और ये डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है, फोर्स और ये डिस्प्लेसमेंट, और अगर इन दोनों के दरमियान 90 डिग्री का एंगल बने तो आपके पास फिजिक्स ये कहती है कि उसमें कोई वर्क डन नहीं होता। वर्क डन उस वक्त होगा जब एंगल 90 के अलावा कोई भी हो सकता है, 89 हो सकता है, 91 हो सकता है, 92 हो सकता है, 90 होगा तो वर्क डन नहीं होगा। फॉर एग्जांपल आप एक पानी की बाल्टी लें, पानी की बाल्टी आप पकड़ के, आप पानी की बाल्टी है उसको आप ऊपर की तरफ उठा रहे हैं, ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहे हैं, उठाइए पानी की बाल्टी करिए। अब आप चल रहे हैं, जब चलते हैं तो ये आप समझ लीजिएगा कि ये फोर्स है और इस तरफ आप चलते हैं, तो दोनों के दरमियान आपके पास एंगल कौन सा बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है, जिसका मतलब है इसमें वर्क डन। अब इसको मैथमेटिकल हम प्रूव भी करते हैं। आइए देखिए, ये मैंने टेबल बनाने की कोशिश की है। यहाँ पे देखिएगा कि वर्क डन मैक्सिमम कब होगा, मिनिमम कब होगा। मैंने आपको टेबल, ये बुक में मौजूद नहीं है, ये मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट समझाने के लिए एक टेबल बना के दिया कि ये एमसीक्यूज में अलग से पूछ सकता है कि व्हेन वर्क डन विल बी मैक्सिमम, व्हेन वर्क डन विल बी मिनिमम। उसके लिहाज से आपको ये पता होना चाहिए। इस बात का प्रूफ भी यहाँ पे है कि मैक्सिमम कब होगा, जब आपके पास एंगल 0 डिग्री होगा, 1 पे भी कुछ ना कुछ वर्क होगा, 30 डिग्री पे भी कुछ ना कुछ वर्क होगा, 40 पर भी होगा, हर एंगल पर होगा विदाउट, लेकिन 90 पे वर्क डन नहीं होगा। लेकिन मैक्सिमम कब होगा, जब एंगल 0 होगा, यानी कि कुछ इस तरह की सिचुएशन, जिस साइड पे फोर्स लगे उसी क्षेत्र में आपके पास डिस्प्लेसमेंट भी कवर हो रहा है, तो दोनों के दरमियान एंगल है वो 0 डिग्री है। कोई एक दूसरे के पैरेलल चल रहे हैं, किसी एंगल पर नहीं चल रहे। अगर एक बॉडी ये चल रही है, ये फोर्स लग रही है और बॉडी इधर मूव कर रही है, तो यहाँ पे लेफ्ट तो 30 डिग्री है, यहाँ पे 30 डिग्री है, तो फिर भी वर्क डन होगा। वर्क डन सिर्फ एक सूरत में नहीं होगा, जब 90 डिग्री होगा। तो ये मैंने यहाँ पर प्रूव किया है। देखिएगा इसका जो x कंपोनेंट पे डिपेंड करता है, w fx cos of theta 0 डिग्री, cos 0 1 होता है, तो fs के बराबर है w fs, जो आपके पास फॉर्मूला था w fs, यही आ गया। इसका मतलब मैक्सिमम वर्क डन कुछ ना कुछ होगा। लेकिन जब हमने 90 डिग्री पुट किया, cos 90 0 होता है, 0 से जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो वर्क डन विल बी 0, तो वर्क डन 0 आ गया। अगर वर्क डन 0 है तो ये क्या शो कर रहा है कि यहाँ पे जब 90 डिग्री होगा तो आपके पास फिजिक्स की रूल से कोई वर्क डन नहीं होगा। हाँ, डेली लाइफ के लिहाज से हम वर्क तो कर रहे हैं, लेकिन फिजिक्स के लिहाज से मैथमेटिकली ये प्रूव नहीं होता। अब ये तो मेरा पास सारा का सारा टॉपिक वर्क के बारे में, वर्क के बारे में हमने जाना, वर्क क्या होता है, उसकी डेफिनेशन पढ़ी, उसका फार्मूला, यूनिट, क्वांटिटी, डिपेंडेंस, ये हम डिस्कस की। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं एनर्जी के बारे में। एनर्जी क्या होती है, और एनर्जी क्या है, उस कोई भी अगर हमारे पास बॉडी है, उस बॉडी के काम करने की सलाहियत को हम एनर्जी कहते हैं। अ बॉडी कैपेबल टू डू वर्क, एक बॉडी जिसके अंदर काम करने की सलाहियत कितनी है, कितना काम कर सकती है, कितना वर्कआउट कर सकती है, इट्स मीन एनर्जी डिपेंड्स अपॉन वर्क डन। यानी कि एनर्जी एक अपग्रेड फॉर्म है वर्क डन की, कि उसी को हमने डेफिनेशन को मॉडिफाई किया है। अ बॉडी पोजेसेस एनर्जी इफ इट कैपेबल टू डू वर्क, कि वो वर्क करने की सलाहियत उसके अंदर कितनी है, तो उसको हम कहते हैं एनर्जी। अब मेरे पास ये एक मार्कर है, मैं कहता हूं कि ये 2 घंटे लिख सकता है, एक और मार्कर हो वो 1 घंटा लिख सकता है।
अब इसके पास 1 घंटा ज़्यादा काम करने की सलाहियत है। एक लड़का है वो 10 किलोग्राम वज़न उठा सकता है और एक बड़ा आप समझ लें कि जवान नौजवान लड़का है वो 1 मन उठा सकता है। तो अब उसके पास काम करने की सलाहियत ज़्यादा है। इसको कहते हैं हम कैपेबिलिटी टू वर्क, कितनी सलाहियत है काम करने की। ठीक हो गया। उस चीज़ को हम क्या करेंगे, एनर्जी। जिस किसी भी बॉडी के अंदर हम उसकी सलाहियत को देखेंगे, कितना वर्क डन कर सकेगा, उसको हम एनर्जी कहेंगे। तो एनर्जी का यूनिट जॉउल होता है। अब याद रखिएगा हर किस्म की एनर्जी का यूनिट जॉउल होता है। वो काइनेटिक एनर्जी है, वो पोटेंशियल एनर्जी है, वो हीट एनर्जी है, वो लाइट एनर्जी है, वो साउंड एनर्जी है, वो मैकेनिकल एनर्जी है, वो केमिकल एनर्जी है, वो न्यूक्लियर एनर्जी है, वो लाइट है, वो साउंड है। हर किस्म की एनर्जी, जिसके साथ एनर्जी का लफ्ज़ लग गया उसका यूनिट क्या होगा, जॉउल होगा। ये एक आपको बहुत बड़ा हिंट दे रहा हूँ। अक्सर इसकी जो आता है, आप देखिएगा मैंने कुछ एग्जाम्पल्स किताब पर लिखे हुए, ये बाद में समझाता हूँ क्यों लिखा हुआ। तो इनमें से जिसके साथ एनर्जी लगती है उसका यूनिट क्या होगा, जॉउल होगा। ये याद रखिएगा। एनर्जी के यूनिट, एनर्जी की डेफिनेशन की इसके यूनिट का दिया क्वांटिटी। ये एक स्केलर क्वांटिटी है। मैंने स्केलर के बारे में पहले बताया कि स्केलर क्या होता है, जिसको डिस्क्राइब करने के लिए सिर्फ मिकदार को, लेकिन अब मैं कहता हूँ कि मैं इतनी एनर्जी लगा रहा हूँ, मैं 5 जॉल एनर्जी लगा रहा हूँ, तो ये सिर्फ मिकदार है। किधर लगा रहा हूँ, इसकी डायरेक्शन नहीं है। किसी चीज़ की सिर्फ हम ये कहें कि उसकी मिकदार शो करें तो वो आपके पास स्केलर होती है। तो आपके पास एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी। अब इसकी एग्जांपल्स के तौर पर मैंने लिखा है एनर्जी की एग्जांपल्स लिखिए कितनी, हीट एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी। तो ये सारी की सारी मैंने एनर्जीज के बारे में इसकी टाइप्स लिखी है। टाइप्स आप कह सकते हैं, आप एग्जांपल कह सकते हैं। आपसे पूछे राइट एनी 3 नेम ऑफ द टाइप्स ऑफ एनर्जी, तो आप ये लिख सकते हैं। 3 एग्जांपल ऑफ द एनर्जी, तो आप ये लिख सकते हैं। वैसे कोई भी आपको याद नहीं चाहिए, लिख सकते हैं। और हर किस्म की एनर्जी का यूनिट याद रख दीजिएगा क्या होता है, जॉउल होता है। अब इसमें ये जो मैंने यहाँ पे दूसरे नंबर पर लिखी है मैकेनिकल एनर्जी, अब उसको मैंने अलग से यहाँ पे डिस्कशन के लिए ले ली है। क्यों, उसका आगे 2 मज़ीद टाइप्स हैं जो एज ए लॉन्ग क्वेश्चन आती हैं, उसको नेक्स्ट टॉपिक के अंदर इंशाअल्लाह मैं आपको समझाऊंगा। तो आइए देखते हैं मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है। मैकेनिकल एनर्जी, द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू बोथ, दोनों चीज़ों की वजह से, मोशन एंड पोजीशन। अगर वो मोशन की वजह से या पोजीशन की वजह से किसी बॉडी के अंदर एनर्जी की डिस्कशन हो कि ये बॉडी मूव कर रही है, तो उसके अंदर एनर्जी की मोशन के लिहाज से कि ये ज़्यादा मोशन कर रही है, कम मोशन कर रही है। अगर हम किसी बॉडी की डिस्कशन इस बिना पर करते हैं, इस बुनियाद पर करते हैं, इस बिना पर करते हैं, तो उसकी मोशन कितनी है, तो उसके अंदर जो मौजूद एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी होगी। और किसी की अगर हम डिस्कशन करते हैं कि पोजीशन कितनी है, फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ कोई बॉडी कितनी हाइट पर है, कितनी पोजीशन पर है, उस पोजीशन के लिहाज से हम किसी बॉडी की एनर्जी को डिस्कस करते हैं। कि मेरे पास अगर 2 बैलून हैं, दोनों के अंदर मैं हवा भरता हूँ और दोनों को मैं एक ही टाइप पे छोड़ता हूँ, तो कौन सा बैलून ज़्यादा ऊपर जाता है। अब बैलून पे डिपेंड करेगा कि उसका बैलून का साइज ज़्यादा है या कम है। तो वो जो पोजीशन की वजह से मैं कहूँगा कि इस बैलून के पास एनर्जी ज़्यादा है, तो वो पोजीशन की वजह से जब मैं कहूँगा इसके पास एनर्जी ज़्यादा या कम है, उस वक्त वो चीज़ हमारे पास क्या कहलाएगी, काइनेटिक एनर्जी कहलाएगी, पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगी। तो ये 2 किस्म की इसकी टाइप्स हैं, मैकेनिकल एनर्जी या मैकेनिकल एनर्जी की 2 टाइप्स हैं, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। अब इसको हम फर्दर डिटेल में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तो बस इतना बता देता हूँ कि काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू मोशन होती है और पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू पोजीशन होती है। तो आपने ये डिस्कस करना है। इसकी मैकेनिकल टाइप्स होती है, याद रखिएगा, क्योंकि अक्सर और शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लेता है कि राइट द टाइप्स ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो आपके पास बच्चे भूल जाते हैं